नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। करीब 2.5 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है, किस दल की कैसी तैयारी है और कौन पार्टी किस पर भारी है। आपको बताएंगे कि कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, ये भी समझाएंगे। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम लखनऊ में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगुवाई में 3 दिन के दौरे पर आए चुनाव आयोग के दल ने पहले दिन से ही चुनाव की तैयारियों पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज चुनाव आयोग की टीम ने कई दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस मुलाकात में कई दलों ने विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अपनी अपनी मांगे भी सामने रखी, जिसमें सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटों के बाद परिणाम में गड़बड़ी पर दोबारा वोटिंग कराई जाए, कोविड नियमों के तहत समय पर ही चुनाव कराया जाए। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यूपी के कुछ ऑफिसर्स की लिस्ट भी चुनाव आयोग को सौंपी है। आरोप ये लगाया है कि उन अफसरों ने पीएम और गृह मंत्री की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए दबाव डाला था। तो देखिए, चुनाव आयोग की टीम के साथ मुलाकात हुई है तमाम दलों के प्रतिनिधियों की, और ऐसे में जो अहम बातें निकल करके सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहां कहना है कि कोविड नियमों के तहत सही समय पर ही चुनाव किए जाएं, और इसके साथ ही कुछ ऑफिसर्स की एक लिस्ट भी चुनाव आयोग को सौंपी गई है। इसे लेकर भी आज प्रतिनिधि दल पहुंचे थे चुनाव आयोग की टीम के साथ। तो आरएलडी की तरफ से भी ये कहा गया है कि वीवीपैट के मिलान का भी जो ऑप्शन है उसे सुनिश्चित किया जाए। कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो दोबारा चुनाव हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। प्रत्याशी की मांग यह है कि 50% वीवीपैट का मिलान करने की इजाजत मिले। सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोगों के संविधान विरोधी बयानों पर भी रोक लगे। एक वोटर के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के मताधिकार भी रद्द किए जाएं। 80+ जो है सीनियर सिटीजन है और दिव्यांग वोटर्स हैं, उनकी लिस्ट भी पार्टियों को मुहैया कराई जाए। ये तमाम मांगे हैं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम बताना चाह रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, चुनाव आयोग के सामने अपनी अपनी सुझाव और मांग को रखते हैं। और इन सबको सुनने के साथ ही आज ही पहुंची टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और अगले 3 दिन तक मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। देखिए, चुनाव आयोग से कांग्रेस की जो मांग है वो ये है कि यूपी पुलिस की निगरानी में भाई निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। केंद्रीय बलों की निगरानी में अगर चुनाव की प्रक्रिया कराई जाए तो ज्यादा निष्पक्ष होगी, ये कांग्रेस की ओर से सुझाव है। स्थानीय अधिकारी चुनाव के दौरान दखल अंदाजी ना करें, ये भी बात सामने आई है। तो चुनाव आयोग से बसपा की मांग क्या है वो ये है कि तय समय पर यूपी में चुनाव कराए जाएं, सख्ती से आदर्श आचार संहिता भी लागू कराई जाए। तो देखिए, ये बेहद अहम रहा है तमाम दलों की ओर से। ज्यादा वक्त नहीं, 10-10 मिनट का वक्त मिला था तमाम दलों को कि जाए वो चुनाव आयोग की टीम से बात करें, अपने सुझाव अपना पक्ष सामने रखें। तो ऐसे में तमाम चीजें निकल करके सामने आई हैं। जो दलों को लगता था कि यहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तो उन्होंने वो सुझाव दिए हैं, जैसे कि वीवीपैट मिलान की व्यवस्था हो या फिर और तमाम चीजें। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। सहयोगी अनुभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही डिटेल लेंगे। तो अनुभव, कितने देर ये मीटिंग चली थी और क्या कुछ निकल करके सामने आया, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल तकरीबन 4 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी, क्योंकि जो अगर हम कहें भारत निर्वाचन आयोग की जो टीम है, 13 सदस्यीय जो टीम है वो पहुंची थी 3 बजे के आसपास लखनऊ और सीधे फिर योजना भवन पहुंची और यहीं पर ये बैठक रखी गई थी। जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हम कहें जो नेशनल पार्टीज हैं और जो रीजनल पार्टीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था। हर एक पार्टी से 3 से 4 लोग पहुंचे थे और सभी को 10 मिनट अलॉट किया था चुनाव आयोग ने, और सबके साथ 10 मिनट अकेले यानी सेपरेट मीटिंग की है, बातचीत की है, 1-to-1 टॉक किया है और हर एक पार्टी से सुझाव मांगे गए थे। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी गई, क्योंकि अल्फाबेटिकली बुलाया गया था तो बहुजन समाज पार्टी के लोग पहले गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, चुनाव समय पर होने चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
ये बीएसपी ने अपनी बात रखी है, अपनी मांग रखी है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो सियासी दल हैं वो चाहे रैलियां आप देख लीजिए, यात्राएं देख लीजिए, उसमें लोगों की भीड़ जुट रही है। इसको भी लेकर बीएसपी ने आपत्ति जताई है, चुनाव आयोग से कहा है कि इस पर भी बात करे वो। बिल्कुल अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए इस मीटिंग के बाद प्रतिक्रियाओं का, और या फिर यूं कहें कि अपने अपने सुझाव के साथ जब नेतागण प्रस्तुत हुए हैं तो उनका क्या कहना है, नरेश उत्तम पटेल का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनवा देते हैं। आयोग के सामने हमने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लगने में बहुत समय कम है। जिस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से भाषा बोली जा रही है, उस पर चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई सुझाव दिया या चुनाव आयोग ने कुछ कहा है कि रैलियों में कम भीड़ रखी जाए और चुनाव समय पर हो? इसको लेकर आपने क्या बात कही? हम लोगों ने कहा है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश का चुनाव समय से कराया जाए। तो देखिए विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार एक के बाद एक विकास परियोजनाओं की सौगात दे रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने आज कानपुर मेट्रो की सौगात दी है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर की जनता को मेट्रो रेल सेवा की सौगात दी है। इसके साथ ही कानपुर उत्तर प्रदेश में मेट्रो सेवा वाला 5वां शहर बन गया है। आज कानपुर में हुए एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर के आईआईटी स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। हरी झंडी दिखी और कानपुर में बन रहे 32 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट का ये पहला फेज है, जो कि 9 किलोमीटर का है। शक्ति के रूप में उभरता 9 स्टेशन है इसमें। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो में सफर भी किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कानपुर के बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी आज ही उद्घाटन किया। माननीय रेल को रवाना करें, जिसके प्रथम यात्री का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव जी और उनकी टीम को बधाई। तैयार खड़ी है कानपुर मेट्रो रेल, हरी झंडी दिखी और प्रस्थान, एक नए युग का प्रारंभ। आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता उत्तर प्रदेश और उसी के रास्ते को तय करती है कानपुर। और विधानसभा चुनाव को लेकर आज सियासी दिग्गजों की रैलियों और जनसभाओं का दिन रहा। तो देखिए यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज आज मिशन यूपी 2022 पर रहे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर का दौरा करके मेट्रो और कई सौगातें दी कानपुर वालों को। इसके साथ एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई, सुल्तानपुर, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हापुड़ में जनसभा कर हुंकार भरी। तो देखिए आज का जो पूरा दिन रहा है वो आप समझिए कि प्रधानमंत्री कानपुर में रहे, गृह मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। और इन्हीं से जुड़ी ये 3 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि देश के सबसे बड़े सूबे का चुनाव और यहां पर किस तरीके से मैदान सज चुका है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरदोई और सुल्तानपुर के दौरे पर रहे। अमित शाह बीजेपी की जन विश्वास यात्रा से जुड़े कार्यक्रम में पहले हरदोई पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा में हुंकार भरी। हरदोई के बाद अमित शाह सुल्तानपुर पहुंचे। यहां भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। चलिए टीवी स्क्रीन पर आपको हरदोई और सुल्तानपुर की दोनों तस्वीर दिखा देते हैं, जहां अमित शाह ने जनसभा की 2022 में बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। विपक्ष खासकर सपा पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी में ए का मतलब अपराध आतंक, बी का मतलब भाई भतीजावाद, सी का मतलब करप्शन, डी का मतलब दंगा होता है, जिस पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है।
सबको पेंशन मुफ्त में राशन सड़कों का है। तो देखिए बीजेपी का मिशन 2022 और गृह मंत्री ने किस तरीके से आज 2 जनसभाओं को संबोधित किया, यहाँ पर लोगों के बीच में जोश भरने का काम किया। आप देखिए खचाखच मैदान भरा हुआ है, हाथों में तिरंगा और भाजपा के झंडे के साथ लोग दिखाई दे रहे हैं। और आएंगे तो योगी ही, ये वो गीत है जो बज भी रहा है मंच से, और यहां से ही नारा दिया गृह मंत्री ने, अब की बार 300 पार। तो बीजेपी की जीत की दावेदारी ये देखिए हुंकार भरते हुए 2 जनसभाओं में आज नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। और इसके साथ सपा पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है, उनका ABCD का मतलब समझा दिया। A का मतलब आतंक बताया और B से भ्रष्टाचार, और कुल मिला के यहां पर लोगों के बीच में जोश भरने का काम किया, जीत सुनिश्चित हो इसलिए लोगों के बीच पहुंचकर देखिए इस रैली को संबोधित करते दिखाई दिया। आज 2 जगह रैली थी, सुल्तानपुर हरदोई, जहां गृह मंत्री ने जनसभाओं को संबोधित किया। मंच पर ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं का आज जोश हाई था। और यहां से ही, इसी मंच से ही गृह मंत्री ने विपक्ष पर, खासकर सपा पर जोरदार हमला बोला। और A का मतलब आतंक, B का मतलब और C से करप्शन, D का मतलब दंगा होता है। तो आइए अब हम आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। 2022 में भाजपा की बम्पर जीत होगी, ये दावा किया है। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है A से मतलब है अपराध और आतंक, B से मतलब है भाई भतीजावाद, C से मतलब है करप्शन और D से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी ABCD पर पानी फेरने का काम किया। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। ये भगवा महासागर इस बात का परिचायक है कि फिर से उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विजय रथ यात्रा के 9वें चरण की आज से शुरुआत हुई है। इस दौरान अखिलेश अपना विजय रथ लेकर उन्नाव के सफीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद अखिलेश की विजय रथ यात्रा बांगरमऊ और मुहान के लिए निकली। वहां समर्थकों का वो अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 में बदलाव होकर के ही रहेगा। साथ ही अखिलेश ने यहां से चुनावी संदेश देते हुए कहा, साइकिल से दुर्घटना में मौत या सांड से मरने से मौत, उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। कलम और तलवार की धरती रही है। वहां से एक अगली भविष्यवाणी भी करता हूं। अगर जो बात आप कह रहे हो कि जो भी भविष्यवाणी की है वो ठीक निकली है, तो एक और भविष्यवाणी समझ लो, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। पूरी तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। ये वही जगह है जहां पर हजरत मोहानी जी ने जन्म लिया और इंकलाब का नारा दिया। उन्नाव में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। हमारे साइकिल से चलने वालों के लिए भी अलग से रास्ता दिया था, वो रास्ता भी खत्म कर दिया। यहाँ बड़े पैमाने पे हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, साइकिल से चलते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट से उनकी जान चली जाती है। इसलिए साइकिल से अगर एक्सीडेंट होगा, किसी की जान जाएगी,
तो समाजवादी सरकार बनने पर उसको 5 लाख रुपए देने की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और केवल साइकिल से मरने वालों को नहीं 5 लाख, साथ ही साथ जिस वजह से सांड से जिसकी जान गई है उसको भी 5 लाख देने का काम करेंगे। आज जब मैं आपके बीच में वो अखबार उठा करके देखा है, कानपुर के देहात के और उस तरफ इलाके में एक सांड ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली, वो जान चली गई। मित्र कारोबारी पीयूष जैन की, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष खासकर सपा के बीच वार पलटवार का दौर मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां छापेमारी में मिली अकूत संपत्ति के बाद बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा पीयूष जैन को सपा का करीबी बता रही है तो सपा उसे भाजपा का करीबी। पीएम मोदी ने कानपुर दौरे पर कहा कि विरोधियों ने पूरे यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र छिड़क रखा था, बक्से में नोट के बंडल मिल रहे हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों ने गलती से अपने ही आदमी पर छापा मार दिया। ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया और सोचो क्या निकला। सोचिए, उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कम निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। कांग्रेस ने लखनऊ में लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन किया, जिसमें 11,000 से ज्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया। लेकिन एकाना स्टेडियम में हुए मैराथन में जमकर हंगामा भी हुआ। मैराथन में शामिल कुछ लड़कियों ने इसमें चीटिंग का आरोप लगाया। आपको बता दें, इससे पहले मेरठ और झांसी में भी मैराथन का आयोजन किया गया था।